राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, हमारा ये प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है आपकी सीटेट के लिए, 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, सीटेट की तैयारी अब जो है, आप समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दें। और आपने जितना भी पढ़ लिया उसका आप प्रैक्टिस सेट और PYQ लगाना शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका पेपर है, ये सेंट्रल टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2022 सोशल साइंस 6 क्लास से लेके 8th क्लास तक जूनियर लेवल का है दोस्तों। से पेपर 2 है दोस्तों ये। और ये इसकी जो तारीख है, ये दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था 1 फरवरी 2023 को। तो सबसे पहले दोस्तों CDP के क्वेश्चन हैं, जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है CDP का। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? यूनिफॉर्म एंड ऑर्डरली, एक समान और क्रमानुसार, एक समान और अव्यवस्थित, व्यक्तिगत व क्रमानुसार, व्यक्तिगत व अव्यवस्थित। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सी है आपका व्यक्तिगत व क्रमानुसार। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विकास की प्रगति गतिशील है, विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, विकास स्थिर और नियत है। तो दोस्तों, ए आपका सही उत्तर है। ए है वर्तमान समय में या आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था की बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि क्रांतिक अवधि प्रदर्शन को स्थायी रूप से बदल देता है, जबकि संवेदनशील अवधि में सीमित समय के दौरान अनुभव अपना प्रभाव डालता है। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? दोस्तों, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत, विकास का समीपदूराभिमुख सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत और है एक रूपता का सिद्धांत। तो दोस्तों, सी आपका सही उत्तर है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत के कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सही विकल्प चुनें। तो आपके ये विकल्प दोस्तों हमेशा समान रहते हैं। सही विकल्प है आपका ए और आर सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह कथन गलत है, क्योंकि बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, वातावरण और पोषण आदि को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, एक निश्चित और स्थिर प्रक्रिया है। तो दोस्तों, सी है आपका, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। बच्चों का समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सी संस्थाएं और कई कारक बच्चों के उनके जीवन के दौरान बहुत बार प्रभावित करती हैं। चलिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने वह अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी होगा। संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं, तथा इस चरण में बच्चे अमूर्त सिद्धांतों और काल्पनिक संभावनाओं के संदर्भ में सोचना शुरू कर देते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था मानी जाती है। चलिए दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से
ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जीन पियाजे, कॉलर्स थ्योरी, इनको पढ़ लें। हिंदी में आपके गद्यांश और काव्यांश आएगा, इंग्लिश में 2 पैसेज आएंगे, इनको पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, आपकी यहाँ पे सुमेलन भी आएगा, मैचिंग भी आएगी, उसको पढ़ लें। और अभिकथन और तर्क, कथन 1 और कथन 2 ये प्रश्न बनते हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ लें। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया कहलाती है समायोजन, संगठन, अभिसंज्ञान और पाठ। तो जीन पियाजे दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है समायोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता के क्या मायने हैं? किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, दूसरों के अनुभवों पर सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो डी है दोस्तों, दूसरों के अनुभवों को सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रिता दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति है। यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के दौरान बच्चों में उत्पन्न होती है। दोस्तों ये प्रश्न आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, लेव वायगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है अनुबंधन, पुनर्वलन, सांस्कृतिक परिवेश और स्कीमा। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका सांस्कृतिक परिवेश। चलिए दोस्तों, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? सस्वर पाठ व रटने को, सहयोगात्मक सीखने को, इनाम व सजा के उपयोग को और प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। तो दोस्तों बी है आपका, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में सहयोगात्मक सीखने को महत्व दी जाएगी। वायगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? तो 6, 7, 5, 4। तो ए दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए है आपका 6। ठीक है दोस्तों, 6 चरण प्रतिपादित किए हैं। वो 6 चरण क्या है? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था 4 से 10 वर्ष, अज्ञानिकता और सजा, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, और दूसरा है पारंपरिक नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष में अच्छा लड़का लड़की, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था 13 से 16 वर्ष, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? यांत्रिक सापेक्षता, अभिविन्यास, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बौद्धिकता, शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होगा वो है आपका सी, बिल्कुल सही। उनके पास शारीरिक होती है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकी, धावकों, अभिनेताओं के पास कौन सी होती है दोस्तों? गति संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है, शारीरिक गति संवेदनात्मक। चलिए, यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िबद्धता और जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समता। तो दोस्तों ये जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देगी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है
और आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। और है दोस्तों, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है, और सी आपका है दोस्तों, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? विभेदित निर्देश, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन और पृथकीकरण और नामीकरण, और सहयोगपूर्ण सीखना। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, पृथकीकरण और नामीकरण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो डी है दोस्तों, अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंचे और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। पहिया कुर्सी व्हीलचेयर, वॉकर, हैंड रेल के साथ रैंप, उभरा हुआ टाइल और ब्रेल प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, ये सही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आपकी व्हीलचेयर, वॉकर और हैंड रेल के साथ रैंप। चलिए दोस्तों अगला, यहाँ आप पूरे 6 हैं, आपके ऑप्शन में जो भी हों आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 मैंने आपको बता दिए, भूतल पर कक्षाओं का आयोजन, शौचालय की सुविधाजनक व्यवस्था और पीने के पानी की उचित व्यवस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, और 2 फीट की दूरी के परे चीज नहीं देख सकते, एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं, और 70 डेसिबल की आवाज़ नहीं सुन सकते। दोस्तों डीबी का मतलब होता है डेसिबल, ये सुनने की यूनिट होती है। तो ए आपका दोस्तों सही उत्तर है, ये है पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, और यह है प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशेष ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज कर दिया जाता है, डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों को सक्रिय भागीदारी की किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा, निष्क्रिय श्रवण द्वारा, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। माध्यमिक कक्षा में छात्रों को सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, कथन ए है, समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती हैं, और तर्क है अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, ना कि सामाजिक। तो दोस्तों सही उत्तर को चयन करना है। आपके दोस्तों विकल्प यही रहते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, इन प्रश्नों के विकल्प नहीं बदलते हैं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है डी। ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपके जितने भी अभी सेट कराए हैं उनमें ये आ रहे हैं। महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले, असफलता से बचने वाले। तो दोस्तों आंसर ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए है महारत उन्मुख।
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारित के द्वारा बच्चे अपने समय और संसाधनों को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? मुझ में जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं हैं। शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं और अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अंक नहीं आ पाएंगे। तो सी दोस्तों आपका सही उत्तर है। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचनावाद का सिद्धांत। दोस्तों, इस प्रश्न से पहले मैं आपसे ये और कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ मेरी यही वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट भी खोल सकते हैं। सीटेट के लिए पेपर 2 की, पेपर 1 की भी दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो उस पर अभी धीरे धीरे आपका पूरा अपलोड हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जब तक आपका दोस्तों क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, तब तक लगभग मैं आपको पिछले जितने वर्ष हैं, आपको पिछले 10-10 वर्ष के पेपर 1 और पेपर 2 के PYQ करा दूंगा। और दोस्तों मेरे पास प्रैक्टिस सेट भी हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिसे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है। और दोस्तों शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है। तो ए है दोस्तों आपका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं, जो उनके लिए अज्ञात है और उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है? तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है, जो वह पहले से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। संज्ञान संवेग पर प्रभाव डालता है परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संवेग संज्ञान पर प्रभाव डालते हैं परंतु संवेगों का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों उत्तर बी है आपका। संज्ञान व संवेगों के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया है और एक दूसरे का संबंध भी है। दोस्तों निम्न कथन सत्य होते हैं। यहाँ उतने ऑप्शन हो चाहे ना हो, अगर ये वाला इनमें से कोई भी आपका होगा तो आप वो वाला सही कर देंगे। तो चलिए, संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंत संबंधित हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता? अन्वेषण और प्रयोग, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास, चर्चा और बहस, और है दोस्तों निष्क्रिय सुनने के कौशल। तो डी है निष्क्रिय सुनने के कौशल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का क्या सुझाव देता है? उन्हें अनदेखा करना चाहिए, उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, और है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कसिंग काउंटर पर्सपेक्टिव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। तर्क, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों अब हमारा आ गया सोशल साइंस। ठीक है दोस्तों, ये सोशल साइंस वाले PYQ मैंने आपको बताए हैं। अब इसके सोशल साइंस के बाद आपका हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है वो है मुख्य शिल्पकार। ठीक है दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक और बात बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हाँ, उत्तर डी है हमारा, गुप्तकाल मुख्य शिल्पकार। ठीक है, गुप्तकाल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य शिल्पकार। मुख्य न्यायिक अधिकारी का महादंड नायक तथा मुख्य व्यापारी का सार्थवाह कहा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। आपके एक प्रश्न के साथ दोस्तों बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए। वो भुर्ज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर श्रगदेव की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो दोस्तों ये है आपकी कश्मीर। वे भुर्ज बर्च कश्मीर में पाई गई। ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई। लगभग 150 वर्ष पहले श्रगदेव को सबसे पहली बार छापने के लिए इस भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? शिल्पदिकरम, वैल्यापति, मणिमेकलई और पेरिया पूर्णम। तो दोस्तों जो डी है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है, पेरिया पूर्णम। ठीक है दोस्तों, डी आपका सही उत्तर है पेरिया पूर्णम। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा? खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य और कांचीपुरम पल्लव सही है, और महाबलीपुरम चोलास दोस्तों ये सही नहीं है, महाबलीपुरम चोलास नहीं है। तो चलिए, क्षेत्र खजुराहो, चंदेल, ऐहोल, चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव, महाबलीपुरम पल्लव। ठीक है दोस्तों, अतः डी को सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया है। तवारीख के लेखकों नगरों में रहते थे। इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। और कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो सही कथन है वो है आपका बी। तवारीख के संबंध में कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, वे अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य रत्ना और साहित्य लहरी। तो साहित्य रत्ना दोस्तों सूरदास द्वारा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कथन है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए। तर्क है दोस्तों कारण मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों में सूबेदारों और बड़े जमींदारों में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली गई। तो दोस्तों इनके विकल्प हमेशा समान रहते हैं। तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है ए आपका सही विकल्प है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, बंगाल क्षेत्र। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, तमिल क्षेत्र। चलिए, राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण और तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो बी है दोस्तों, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो दोस्तों ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, दोनों ए भी सही हैं और दोनों गलत हैं। तो दोस्तों सी है, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। उन्हें ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की थी क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था, किससे प्रेरित था दोस्तों? ब्रह्म समाज द्वारा। आर्य समाज द्वारा, प्रार्थना समाज द्वारा? तो दोस्तों ये प्रेरित था ब्रह्म समाज द्वारा। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी।
चलिए दोस्तों, कथन ए है ईवी रामास्वामी नायर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। और तर्क है दोस्तों, कारण है रीजन। पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो वो की थी दोस्तों कैनिंग ने। कैनिंग ने दोस्तों ये घोषणा की थी कि, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, कैनिंग ने ये घोषणा की थी कि बहादुर अंतिम मुगल राजा होंगे। लॉर्ड कैनिंग नामक गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डलहौजी ने दोस्तों की थी व्यपगत के सिद्धांत का आरंभ, हॉर्डिंग ने की थी नरबली प्रथा प्रतिबंध, और एल्गिन ने की थी वहाशी आंदोलन का दमन। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? अंग्रेजी, बंगाल, मराठी और उर्दू। दोस्तों मराठी सही उत्तर है। ये मुझे काफ़ी आंसर पहले से पता है क्योंकि मैं ये लगा भी चुका हूँ। केसरी अखबार का प्रकाशन बम्बई से बाल गंगाधर द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 एक्ट और 1991, 1935 और 1947। तो दोस्तों सही उत्तर है 1935 एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैचिंग दोस्तों आपकी आगे, सुमेलन आपको करना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रह मार्स, मंगल 2, चंद्रमा की संख्या जुपिटर, बृहस्पति में 13 चंद्रमा 53, यूरेनस में 52 और नेपच्यून में 13। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या उपग्रह 52 ना होकर 27 है। नेपच्यून बदौर में चंद्रमा की संख्या 13 ना होकर 14 है। मंगल नामक ग्रह में दो उपग्रह चंद्रमा की संख्या है, और फोबोस और डीमोस, अतः बी, सी और विकल्प डी सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और आर दोनों पढ़िए। तो माफ करिए दोस्तों, कथन ए है उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, और इसका रीज़न है दोस्तों सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। दोस्तों ये वाला होगा, ए आपका सही होगा। बी है बोथ ए और आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगने वाला समय और सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्व 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर और कलकत्ता के पास 88 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमश पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो डी, 8:37 AM एंड 9:23 AM रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? माफ करिएगा दोस्तों, सतपुरा रेंजेस, सतपुरा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री और नीलगिरी। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है सह्याद्री।
सह्याद्री। दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर सह्याद्री भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान और उचित विकल्प का चयन करें। मार्बल, संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला और ग्रेनाइट। कहाँ निकलते हैं? कोड आपके दिए हुए हैं। संगमरमर, कायांतरित शैव, बलुआ पत्थर, अवसादी शैल, कोयला, जीवाश्म ईंधन और ग्रेनाइट, आग्नेय शैल। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लीफ, तटबंध, स्टैक्स, छत्रक शैल और हिमोड। तो दोस्तों विंड इधर है पवन, समुद्री तरंग, नदी, हिमनद। तो कौन से सही है दोस्तों? सी सही है आपका, बी एंड डी। बी एंड डी को देखें तो बी क्या है? स्टैक, समुद्री तरंग, और डी है हिमोड, हिमनद। तटबंध, समुद्री तरंग, स्टैक, समुद्री तरंग, छत्रक शैल, पवन और हिमोड, हिमनद। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी। बी दोस्तों आपका सही उत्तर है। लद्दाख की जलवायु अपनी ऊंचाई के कारण अत्यधिक शीतल और शुष्क है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्रम में आता है, जहां का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को पढ़ें। निम्नलिखित कथन ए तथा अर्थ को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। कारण है ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ए है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फ़ोन और टेलीविज़न। तो दोस्तों ये है आपका सेलुलर फ़ोन, क्योंकि इन सब से हम बहुत लोगों को समाचार बहुत लोग पढ़ते हैं, रेडियो बहुत लोग सुनते हैं, टेलीविज़न बहुत लोग, सेलुलर फ़ोन से हमसे एक से बात कर सकते हैं। चलिए, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो डी है दोस्तों, वो पाई जाती है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। तो उपयुक्त में से कौन सा से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? तो दोस्तों यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं, वो आपको बताना है। सी है आपका बी डी ई, वन, मृदा एवं जल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है डी, ए सी आपका सही उत्तर है। मृदा के विरचन गठन में मूल चट्टान एवं जलवायु संबंधी कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। साहूकार और छोटे किसान और खेतियारी मजदूर, भूमिहीन खेतिया संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। तो बी दोस्तों आपका सही उत्तर है, छोटे किसान और खेतिहर मजदूर। निम्नलिखित कथन ए, तो ए है आपका, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण है दोस्तों, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो दोस्तों आपका सही उत्तर, इनके विकल्प समान रहते हैं। आपका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सरकार काम करती है वार्ड स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर। तो सी है इसका दोस्तों सही उत्तर होगा। यहाँ कोड दिए हुए हैं, कोड को देखेंगे बी सी आपके सही उत्तर हैं, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? दोस्तों ये प्रश्न भी आपके रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक बार नहीं। ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। और डी है बारी बारी से वार्ड सदस्य। तो सी है दोस्तों, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो,
ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो सी आपका सही उत्तर है, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो आपका है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ऑप्शन है आपके, तो ए आपका सही है, ए केवल ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों ए है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। विकल्प आपके हमेशा समान रहते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर असमानता का समाधान रिक्त स्थान के स्तर पर करने की जरूरत है। केवल परिवार, परिवार, समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, जो बी है आपका परिवार, समाज और सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। तो सी है दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। स्कूल में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो बी आपका सही है, जीवन का अधिकार। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके जो PYQ करा रहा हूँ पूरी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। मैं अगर नहीं पढ़ता तो मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीताशाही और न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। तो बी है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। नीचे दिए गए ऊँटों में से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों सी आपका सही है, ए और बी। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशिया कदर प्राय संबंधित होता है? अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता और गर्व। तो दोस्तों आपका सही यहाँ कोड दिए हुए है, सही उत्तर है ए और बी। ए है अभाव, वंचन और भेदभाव। सामाजिक विज्ञान में एक ऐसे विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर रिक्त स्थान सम्मिलित नहीं है? मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान। आपका दोस्तों सही उत्तर है वो है मनोविज्ञान। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं वो आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, आर्थिक पक्ष के स्तर, और ये है आपका सही उत्तर है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है? विशेषता को पहचानने और रिकॉर्ड करने, मानचित्र का अध्ययन करने, मानचित्र पर सूचना ढूंढने, विश्वकोश का उपयोग करने। विकल्प
विकल्प दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माफ़ करिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्यान करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो दोस्तों जहाँ आपके कोड दिए हुए हैं सही है थर्ड, फोर्थ और सेकंड और फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकंड पर समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, उसके बाद विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, कार्य योजना बनाना और लागू करना, उसके बाद है मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र, पड़ोस में परिवार और है बहुत पहले के समुदाय। दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। परिवार में रहना, पड़ोस में परिवार, बहुत पहले के समुदाय और भारत के वन क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो दोस्तों भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, कथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र। तो दोस्तों यहाँ आपका सही उत्तर है भौतिक मानचित्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए इस पर चर्चा का आयोजन, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो दोस्तों आपका इसमें सही उत्तर है ए, बोथ ए और बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका सी, ए, सी और डी। चलिए, विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट है आपका, ये मैंने पहले जो PYQ कराया उसमें भी आया है। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमश शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी-शर्ट पहन लिए। आप इस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं। कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। दोस्तों विकल्प है आपके कोड ए और बी। तो सही उत्तर है ए और सी, ए और सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। तो आपके ऑप्शन है, हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया को व्याख्यान करें, बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं, और है आपका झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं। आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, बी एंड डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी
उत्पाद की किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद के बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखें। और है ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिक ने पशु पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने को सोचा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए आपका सही उत्तर दोस्तों। ब्रांडिंग का अर्थ है कि किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि वह, तो ए आपका सही उत्तर दोस्तों है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आगे के प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। अगली वीडियो में आपको आगे के प्रश्न यहाँ से 8 प्रश्न आपके जो हैं 8 से 9 प्रश्न आपके सोशल के मिल जाएंगे और सामाजिक के मिल जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोस्तों मैं आगे की क्लास में कंटिन्यू करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें दोस्तों। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।